कि अमेरिका ने अपने CIA चीफ, जैसे भारत के अंदर RAW है, जिस तरह से मोसाद इजराइल की है, पाकिस्तान की ISI है, अमेरिका की CIA है, और CIA के चीफ इस समय रशिया में कर क्या रहे हैं, ऐसी कौन सी ट्रिप है, इसके बारे में चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। हुआ कुछ यूं कि आप सबने एक चीज बहुत अच्छे से इन दिनों नोटिस की होगी, जब से अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है, ईरान ने अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ईरान इतने दिन बाद भी, फरवरी से लेकर के अब आप अगस्त खत्म होने जा रहा है, वहां तक आप आ गए हैं, लगातार 6 महीने में ईरान एक बार भी कमजोर नहीं पड़ा। मतलब उसके आर्सेनल खत्म नहीं हुए, वेपन खत्म नहीं हुए। वो अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहा कि अमेरिका जिन जिन देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता था, उन सबको चिंता होने लगी। इन सब के पीछे चर्चाएं होने लगी कि ईरान ने केवल हवा में ही हथियार नहीं चलाए कि पटाखा था मार दिया, अमेरिका वाले उन्हें खत्म कर रहे हैं, नहीं। ईरान ने कई ऐसे निशाने भी लगाए जहां पर CIA का ऑफिस था। अब CIA का ऑफिस तो अमेरिका में होना चाहिए। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी जहां जहां अमेरिकी बेसिस हैं या नहीं भी हैं, वहां सब जगह खुफिया जानकारी जुटाती हैं। भारत में भी कई बार आरोप लगता है कि ये CIA एजेंट है, कई बार आरोप लगता है कई राजनेताओं पर, कई एक्टिविस्ट पर कि ये CIA के लिए खबरें उठाते हैं, जो भी है। लेकिन CIA हर देश में अपने पांव पसार कर रखती है। CIA ही नहीं, दुनिया की जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग इंडियन खुफिया एजेंसी जितनी भी हैं, वो भी जहां जहां से हमें खबरें चाहिए होती हैं, वहां हमारे एजेंट काम कर रहे होते हैं। अमेरिका के जहां ऑफिसेज बने हुए थे इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, उन्हें टारगेट किया था रशिया ने। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो हुआ था ईरान के मदद से। आपको याद है, आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने एक जानकारी आपसे दी थी कि इन्होंने एक तकनीक है जो ईरान को ट्रांसफर की है। आपको यह हेडलाइन पढ़नी चाहिए कि रूस ने ईरान को कैस्पियन सागर के माध्यम से बहुत सारा आर्सेनल भेजा है, जंग करने का सामान भेजा है। और उसी के बाद जुलाई में खबर बनी थी कि ईरान ने CIA की जो फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया है। जब अमेरिका को यह पता चला कि CIA के जहां जहां पर अड्डे हैं उन पर ईरान के हमले हो रहे हैं। असल में क्या होता है कि गुप्तचर एजेंसीज इतनी गुप्त रहती हैं कि उन्हें केवल गुप्तचर एजेंसी वाले ही जानते हैं कि यहां पर ये लोग रहते हैं, अन्यथा किसी और को साधारण रूप से नहीं पता होता कि यहां पर CIA वाले रह रहे हैं। ठीक है, गुप्त एजेंसी का मतलब यही हुआ। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान के हमले CIA के ऑफिसेज पर देखे तो चर्चा होने लगी कि इन्हें खुफिया जानकारी दी किसने। तब नाम रूस का निकल कर आया था। इस पर मैंने एक जानकारी आपको साझा की थी और बताया था कि रूस ने अपनी कॉमेटा M नाम की एक तकनीक है जो कि ईरान को दी है, और ईरान ने उसी से ही अमेरिकी खुफिया ठिकानों को उड़ाया है। मैंने आपको बताया था कि कॉमेटा M तकनीक वो तकनीक है जो कि ईरान के शहीद ड्रोन में फिट हुई, जिससे आपको GPS सिग्नल पाने में, और तो और रडार जब आपके लिए जैमर लगाएगा तो जैमर की स्थिति में, किसी भी स्थिति में कॉमेटा M को आप बाईपास नहीं कर सकते। कॉमेटा M तमाम प्रकार के जैमर्स को पार करते हुए नेविगेशन का सिस्टम बन गया। और कॉमेटा M तकनीक ने ईरान के उन शहीद ड्रोन्स में बहुत तगड़ा रोल प्ले किया कि आपको लास्ट मोमेंट तक CIA के मुख्यालय के ऊपर या CIA के ऑफिसेज के ऊपर गिरने में कोई नहीं रोक पाया। यही हुआ, इसी के चलते तमाम प्रकार की जांच बैठी। आप सोचिए कि अमेरिका ने कल ही अपनी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ये ऑपरेशन क्या है? ईरान की जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं, चाहे तेल बेच करके हो, चाहे कुछ भी खरीदारी कहीं से भी दुनिया की होती हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी। इतने कड़े प्रतिबंध कि ईरान की जो करेंसी रियाल है वो बुरी तरह गिर गई। कितनी गिर गई? 20 लाख रियाल $1 के बराबर हो गया। इसके बावजूद भी ईरान खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी ईरान इतना मजबूती से खड़ा हुआ है कि अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ऐसे में ईरान का इतना जबरदस्त तरीके से खड़े रहना बिना किसी पीछे खड़ी ताकत के संभव नहीं है। वो ताकत रशिया है। और पुतिन ने यह सब किया इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन में जो मदद करी थी, उस मदद के चलते यूक्रेन भी डटकर खड़ा हुआ है रशिया के सामने। उससे इंसल्ट जिस तरह से रूस को मिली यूक्रेन के इतने दिन तक युद्ध में खड़े रहने से, अब पुतिन चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म ही ना हो। ईरान और अमेरिका के बीच यह जंग चलती ही रहे ताकि दुनिया को यह समझ में आए कि 2 दिन के लिए युद्ध सोचकर आए हुए ट्रंप को 6 महीने तक तो ईरान ने उलझा कर रख लिया।
अमेरिका पहले भी बदनाम अफगानिस्तान के कारण रहा था, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के मादुरो को उठाया, उससे लोगों में बना कि खमनेई को खत्म करके ये तुरंत ईरान में भी सत्ता परिवर्तन कर देंगे। लेकिन इस बार जाल में रूस ने फंसा लिया, और जब रूस ने इन्हें फंसा लिया तो ये युद्ध खिंचता चला जा रहा है। खिंच इस तरह से रहा है कि अमेरिका के जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में, उन मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप को चिंता सता रही है। चिंता केवल इस बात की कि भैया इससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि पुतिन फंसा चुके हैं। बाहर निकल जाएंगे तो ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन पुतिन ने उनको वहां फंसा लिया है। एक तरफ CIA की खुफिया जानकारी, दूसरी तरफ ईरान का हथियार ना डालना, इन सब पर जब इन्हें फंसाया गया तो आपने रैटक्लिफ की यात्रा देखी। रैटक्लिफ क्यों गए हैं, अब उसके पीछे की कहानी को और डिकोड करते हैं। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि ट्रंप ने यूक्रेन से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैट्रियट मिसाइल बनाने की तकनीक दूंगा, लेकिन जैसे ही रूस का दबाव पड़ने लगा, वो तकनीक को लेकर नॉट श्योर वाली न्यूज चलने लगी। ट्रंप ने खुद ही अपनी बात से किनारा कर लिया। ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम था क्या? रूस के जितने भी हमले यूक्रेन पर होते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को दिया हुआ है, और यूक्रेन उन्हें खुद बनाना चाहता था, अमेरिका से तकनीक ही चाहता था। लेकिन ट्रंप ने शुरुआत में हां करके जो दोबारा पलटी मारी, उसमें फिर से पुतिन का ही रोल पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जहां एक तरफ यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा होकर रूस को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब रूस ईरान के पीछे खड़े होकर के अमेरिका को धता बता रहा है। इसी में CIA चीफ की यह यात्रा हो रही है। एक और कारण भी बताया जा रहा है, कहते हैं कि CIA चीफ कई बार बैकडोर कुछ ऐसे सेटलमेंट कराते हैं जिससे बड़े बड़े कैदियों का एक्सचेंज होता है। जैसे समझौते, जैसे पिछली बार की बात है, इवान गर्शविक पत्रकार थे, एक मरीन पॉल होलर जो थे वो भी एक पत्रकार थे। इन सभी लोगों की जो रिहाई थी वो CIA के द्वारा ही कराई गई थी। CIA और वहां की FSB मिलकर बैकडोर से जो बंधक हैं उनकी एक्सचेंज करते हैं कि बड़ा कोई अपराधी वहां पकड़ा गया है तो अमेरिका उसको उधर भेजेगा, रूस वाले उसको उधर भेजेंगे। आपस में एक ऐसी चर्चा होती है जिसे पब्लिक में नहीं लाया जाता, ये पीछे से ही कर लेते हैं। इसको प्रिजनर स्वैप कहते हैं। इस काम में भी CIA बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी जो चीज है जो सबके सामने है, और वो ये कि यूक्रेन के युद्ध को खत्म करा ना पाना अमेरिका के लिए जहां एक और चुनौती है, वहीं अमेरिकी प्रस्ताव जिस तरह से यूक्रेन के लिए दिए जा रहे हैं, वो समझ में आता है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ ना दिखकर खुद ईरान के अंदर अपने आप को रशिया से माफी चाहता है। ऐसे समझिए, अभी यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस निकला है, 35वां स्वतंत्रता दिवस था परसों। उस स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने संदेश भेजे और पहुंचे। अमेरिका का एक भी प्रतिनिधि, यहां तक कि कुशनर तक भी यूक्रेन में नहीं पहुंचा, जो दर्शाता है कि यूक्रेन के साथ अब अमेरिका खड़े होने से हिचक रहा है, क्योंकि रूस ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है। ये शहमात का खेल चल रहा है, और इस शहमात के खेल में दो फ्रंट खुले हुए हैं, और दोनों ही फ्रंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये पूरी कहानी डिकोड हो गई होगी। असल में फाइनली बात तो चुनावों पर आकर ही टिकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है। मिड टर्म इलेक्शन में 65% लोगों ने ट्रंप के खिलाफ वोट देने का निर्णय किया है, ऐसा हाल ही के सर्वे बता रहे हैं। और अगर ये सर्वे सही निकले तो फिर दिक्कतें और बड़ी होती जाएंगी। एक तरफ अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है, जिस पर मैंने कल ही एक सेशन डिटेल किया है, जरूर सुनिएगा। और दूसरी तरफ युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी तरफ यूक्रेन के मामले में भी अमेरिका कुछ भी निवेश करेगा तो अपनी जेब से जाएगा। ये स्थितियां हैं कि दो सुपर पावर आपस में मिलने के लिए निकल पड़ी होंगी। बाकी आपको क्या लगता है, इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे व्लॉग वाले चैनल पर जुड़िए। हम वहां पर आपको रेगुलर जानकारी दे रहे हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी हमारे कुछ एक्सप्लेनर वीडियोज आ रहे हैं। जय श्री राम।